Hello student, I am Rahul Singh, lecturer of mathematics at VPIC। और आज हम सभी जो है एक मतलब फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का, जिसका नेम आपको दिख रहा है कि संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शन। हम सभी इस टॉपिक पर अब आज बात करने वाले हैं और इस टॉपिक के बारे में ये एक थिंकिंग है आती है माइंड में कि भाई ये टॉपिक टफ है, बट आई विल ट्राई माई लिटिल बेस्ट कि आप लोग बिल्कुल, आई होप अगर लास्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप देखते हैं तो मेरा ये प्रयास होगा कि आपको कहीं भी संबंध एवं फलन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेट्स स्टार्ट संबंध एवं फलन। पहले हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पर टू टॉपिक्स हैं, संबंध और फलन, दो बातें हैं। बट हम लोग सबसे पहले बात करते हैं संबंध के बारे में और संबंध के जो भी टॉपिक्स हैं उनको कंफर्म करते हैं, उसके बाद हम फलन की बात करेंगे। देखिए संबंध क्या है, संबंध थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। अगर हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखें, जैसा कि हमारा एक कल्चर है और एक राइटिंग मेथड होता है, हम थोड़ा सा संबंध को वहां से लेकर चलते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, उसका नेम है, मान लिया फॉर एग्जांपल हमने कि उसका नेम रमेश है, उसका नेम रमेश है और उसके फादर का नेम जो है, जो भी मान लिया मैंने कि उनके पिताजी का नाम जो है घनश्याम है। अब जब भी आप इसे राइटिंग स्किल में देखते हैं तो जब भी राइटिंग स्किल आता है तो हम लोग कैसे इसे राइट करते हैं, हम लोग इसे राइट करते हैं कि रमेश सन ऑफ घनश्याम, रमेश सन ऑफ घनश्याम, हम ऐसा राइट करते हैं। यानी रमेश घनश्याम का पुत्र है और रमेश और घनश्याम में एक प्रकार का संबंध आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा माइंड करें कि राइटिंग स्किल को, यानी हम ऐसा राइट कर दें कि हम रमेश और घनश्याम की पोजीशन को चेंज कर दें, पोजीशन चेंज करने पे सर क्या होगा, आप यहां घनश्याम को राइट करेंगे, आफ्टर दैट यहां पे सन ऑफ रमेश, यानी कि सर रिलेशन आपका यहां पर अपोजिट हो जाने वाला है। जो पुत्र था वो पिता का रूप ले लिया, जो पिता था वो पुत्र बन चुका है। तो सर संबंध में ये चीजें बहुत ही मेजर पॉइंट है, इनको ध्यान करके समझ करके चलना है कि रिलेशन एंड फंक्शन में जो भी पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उन्हीं चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए संबंध फलन में सबसे मैं पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर आऊं कि संबंध और फलन में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, और मैं हर चीजें अटैच करके लेके चलूंगा, तो आप इसके लिए माइंड मत करना। स्टार्टिंग से मैंने एंड कहा है और आफ्टर दैट आपको अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। जैसे कि सर संबंध एवं फलन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रमित युग्म की बात आती है, ऑर्डर्ड पेयर की बात आती है। तो सर बात आता है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझना, जैसे कि मुझे हम ये कंफर्म कर ले कि जैसे कोई घटक है, जैसे मैंने मान लिया कि ए और बी दो घटक है, ए और बी दो घटक है। अब ये क्या है, अभी आप अच्छे समझ पाएंगे कि ए और बी दो घटक हैं और इनको कामा लगाकर एक ब्रैकेट में लिखना ही आपका क्रमित युग्म कहलाता है। अब सर आपके माइंड में आएगा कि सर ये ए और बी क्या है, तो ए और बी के बारे में भी अच्छे से आप समझिएगा कि जो ए और बी है ये घटक, देखिए ये वेरिएबल्स हैं एंड यू नो वेरिएबल्स इनकी वैल्यूज होती कैन बी चेंज्ड, उससे बदला जा सकता है। तो देखो ए और बी है, इसका मीन्स है सर कि जो ए है वो बिलोंग करता है सेट ए से और बी जो है वो बिलोंग करता है सेट बी से बिलोंग करता है। इस बात को ध्यान रखना, ए से बिलोंग करता है और बी सेट से बिलोंग करता है। अब जब मैंने ऐसा बोला, क्योंकि देखो प्रॉब्लम इस चैप्टर में क्यों होती, यही चीजें आती हैं क्योंकि सर इसमें कॉम्बिनेशन फर्स्ट ईयर का है। मैंने यहां पर सेट का नाम लिया, अब सेट क्या है सर, तो सेट के बारे में भी समझना कि सर सेट वो होता है ना
कि जो सुस्पष्ट और सुनिश्चित हो उसे ही हम लोग सेट बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। अब सुस्पष्ट सुनिश्चित क्या है कि जैसे मैं कह दूं कि बोली भाई 4 एक्टर्स हैं, 4 एक्टर्स हैं। अब 4 एक्टर्स का जो समूह है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, बोलो ये समुच्चय है कि नहीं। तो सर एक बात समझ लेना, मैं थोड़ा सा अभी इंटर में ही रहूं और क्लास 11 में जितना जाएंगे उतना ही डीप होता जाएगा, बट समझना कि मैंने कहा 4 एक्टर्स जो हैं उनका जो कलेक्शन है वो समुच्चय है कि नहीं। तो सर याद रखना वो समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ना तो सुस्पष्ट है और सुनिश्चित नहीं है। कैसे सर? क्योंकि मैं अगर ये बात करता हूं, मैं डिफरेंट लोगों से ये पूछूं अपने पसंदीदा 4 एक्टर्स का नाम बताइए, सबके अलग हो जाने वाले हैं। इसलिए सर वो कभी भी समुच्चय नहीं हो सकता। जो सुस्पष्ट सुनिश्चित हो, जो सब पर लागू हो, वो समुच्चय होता है। अब जैसे मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल कि कोई वावेल्स की बात कर लें कि सर बोलो वावेल्स जो हैं वो समुच्चय है कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वावेल सभी को कंफर्म है, सुस्पष्ट है, सुनिश्चित है कि ए ई आई ओ यू ये वावेल्स हैं, तो ये कंफर्म है सर, ये हमेशा समुच्चय है। और समुच्चय को ध्यान रखना कि इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कलेक्शन है, जो भी नंबर्स का कलेक्शन है, अगर आप राइट करते हैं कामा लगा के, उसे ही हम सेट बोलते हैं। हाँ, सेट की एक बात और ध्यान रखना कि सेट में कभी नंबर रिपीट नहीं होता सर। जैसे हमने ए कामा बी कामा सी राइट किया, इट्स करेक्ट सर, टोटली करेक्ट है, बट यहां पे कामा ए राइट किया सर, ये रॉन्ग है, क्योंकि सेट में रिपीटेड नंबर नहीं चलता। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि मैंने राइट किया ए कामा बी कामा सी, तो इसे हम बी कामा सी कामा ए अगर राइट कर देते हैं तो सर बोथ आर इक्वल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी सेट में जो भी एलिमेंट है वो उनको उनके प्लेस से अगर हम रिमूव करते हैं यानी एक्सचेंज करते हैं तो उनमें कभी डिफरेंट नहीं आता। और आपको पता होना चाहिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो सभी चीजें हैं ना अकॉर्डिंग टू सेट ही रन करती हैं, अकॉर्डिंग टू सेट चलती हैं, ये भी ध्यान रखना है। देखिएगा, तो मैं बात कर रहा था क्रमित युग्म के बारे में कि क्रमित युग्म क्या है। तो मैंने कहा 2 घटक हैं सर, ये ए आपका प्रथम घटक है, इसे हम बोलते हैं प्रथम घटक, और जो बी है इसे हम बोलते हैं द्वितीय घटक, द्वितीय घटक। तो प्रथम घटक और द्वितीय घटक को कामा में लगाकर ब्रैकेट के अंदर लिखना ही क्रमित युग्म कहलाता है। लेकिन याद रखना कि जो ए है ना वो सेट ए से होना चाहिए और बी जो है सेट बी से होना चाहिए। मतलब यदि हमारे पास ए और बी कोई 2 सेट हैं तो जो स्मॉल ए है वो ए से आना चाहिए और बी बी से होना चाहिए। यानी सर एक बात को ध्यान रखिएगा कि कभी ये ना सोच लेना कि जैसे मैंने कहा ए कामा बी ये क्रमित युग्म है, अब हम अगर इसको ऐसा बोल दें कि ए कामा बी, तो सर ये ध्यान रखना इट डज नॉट इक्वल टू ए कामा बी की इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि सर ये सेट है, ये सेट को कंफर्म करता है और ये आपका क्रमित युग्म है। और क्रमित युग्म मैंने स्टार्टिंग में बोला संबंध यानी रिलेशन, बहुत ध्यान रखिएगा। अब ए कामा बी जो है ना, ए कामा बी, ये कभी भी आप ये ना सोचना कि ये बी कामा ए के इक्वल टू हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। यानी आप सोच लें कि जैसे मल्टीप्लाई होता है 3 2 जा 6 2 3 जा 6 और कुछ भी रिजल्ट तो सेम है सर, बट नहीं, यहां पर ए कामा बी बी कामा ए नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला ना फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से आना चाहिए। तो ए कामा बी कभी बी कामा ए नहीं हो सकता। वही एग्जांपल सर कि रमेश सन ऑफ घनश्याम हो सकता, बट घनश्याम सन ऑफ रमेश नहीं हो सकता, अगर मैंने जो भी एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर अब नेक्स्ट बात है कि क्या सर होगा ही नहीं? जी हां, ए कामा बी जो है वो बी कामा ए के इक्वल टू हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कब? इफ जो ए है और बी है ये बोथ इक्वल है, अगर ए और बी में कोई डिफरेंस ना हो, ए और बी
बोथ इक्वल है तब ये इक्वल टू हो सकता है। तो सर मेन लॉजिक है कि क्रमित युग्म को बहुत ध्यान रखिएगा, पूरे संबंध में सबसे मेन रोल इसी का होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो मैंने जो भी चीजें बोली कि क्रमित युग्म का मतलब है कि जो दो घटक है, प्रथम घटक और द्वितीय घटक, उसको कामा लगाकर ब्रैकेट के अंदर लिखना ही क्या कहलाएगा, क्रमित युग्म। चलिए अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर क्रमित युग्म हो गया, अब इसके बाद की क्या बात है। तो देखिए समझना कि क्रमित युग्म के बाद अगर हम आगे की बात देखें तो सर यहां से आता है आपका दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, और यहां से हम लोग बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं संबंध फलन के बारे में। तो देखिए दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। अब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है सर, वो समझना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट हैं, हमने सेट है आपके पास कि सेट आपके पास ए है और एक सेट आपके पास बी है, दो सेट हैं। जैसे कि ए सेट है और ए सेट में आपके पास एलिमेंट है ए कामा बी, और बी सेट है, बी सेट में आपके एलिमेंट हैं 1 कामा 2 कामा 3, 1 कामा 2 कामा 3। अब यहां पर दो समुच्चयों को कार्तीय गुणन, ध्यान से सुन लेना, गुणन का मतलब मल्टीप्लाई मत समझ लेना, गुणन का मतलब यहां मल्टीप्लाई नहीं है, यहां सीधे क्रमित युग्म से इसका रिलेशन है। तो जैसे अगर यहां पर हम ए का एडिशन प्रोडक्ट बी करते हैं, ए का बी से कार्तीय गुणन कराते हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ, ध्यान से समझना, समुच्चय का साइन आपको बिल्कुल बनाना होगा। अब ए का बी से आपको मल्टीपल करना है, लेकिन सर कैसे, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म के रूप में। तो मैंने क्या बोला, ए का एडिशन प्रोडक्ट बी, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो ए से आना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट आपका बी से आना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट ए से, सेकेंड एलिमेंट बी से। कभी ये ना थिंकिंग कर लेना कि हम बी से ए का भी करा दे, क्या फर्क पड़ता है, प्रॉब्लम हो जाएगा सर। तो देखो माइंड करना, ए का बी से अगर हम कार्डिजन प्रोडक्ट कराते हैं तो देखो फर्स्ट एलिमेंट ए से लेंगे तो ए का, और सेकेंड एलिमेंट बी से, तो ए का पहले 1 से, तो बोलो क्या होगा, ए कामा 1 हो जाएगा। उसके बाद ए का अगर 2 से, फर्स्ट एलिमेंट ए से ही होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट बी से, तो ए का 2 से ए कामा 2, नेक्स्ट ए का 3 से ए कामा 3, नेक्स्ट अब बी है, फर्स्ट एलिमेंट बी का हो, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का होना चाहिए, तो बी का 1 से कराइएगा, बोलो क्या आएगा, बी कामा 1, बी का 2 से बी कामा 2 एंड बी का 3 से बी कामा 3। ये टोटल आपका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए का बी से कार्तीय गुणन आ गया। अब आपको ये थिंकिंग करें कि सर जैसे आप बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बताइए क्या होगा, तो सर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैंने ए राइट किया, इसका मीन्स है कि फर्स्ट एलिमेंट बी से आना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट ए से आना चाहिए। अब फर्स्ट एलिमेंट बी का होगा, जो पहला सेट है एलिमेंट उसी का पहला होगा, तो बी का एडिशन प्रोडक्ट ए में क्या होगा कि बी पहला और ए बाद में है, तो देखो 1 का ए से 1 कामा ए, 1 का बी से 1 कामा बी। अब सर फिर फर्स्ट एलिमेंट बी का होना चाहिए, आफ्टर दैट 2 का ए से क्या होगा 2 कामा ए, 2 का बी से 2 कामा बी एंड नेक्स्ट 3 का ए से 3 कामा ए एंड 3 का बी से 3 कामा बी। ये आपका बन गया। अब अभी आपको मैंने भी समझाया था कि सर ध्यान रखना ए कामा बी, बी कामा ए के इक्वल टू नहीं हो सकता, कभी भी रिलेशन में आप उनको एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। यानी सर ए कामा 1, क्या 1 कामा ए जो है 1 कामा ए क्या ये हो सकता है, नेवर। ए कामा 2, क्या 2 कामा ए हो सकता है, नेवर। इट मींस, यानी यहां से एक बात समझ लेना कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी जो यहां से कंक्लूजन आपका निकल के आएगा कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो है
वो बी कार्डिजन प्रोडक्ट ए के इक्वल टू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि अब यहां पर ए कार्डिजन प्रोडक्ट बी कार्डिजन प्रोडक्ट ए के इक्वल टू नहीं हो सकता। अब आपके माइंड में आया कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जी हां पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी बी कार्टिजन प्रोडक्ट ए के इक्वल टू हो सकता है, बी कार्टिजन प्रोडक्ट ए के इक्वल टू हो सकता है, लेकिन कब सर, इफ ए और बी सेट आपस में इक्वल हो, ए और बी सेट अगर आपस में इक्वल है तो ए कार्डिजन प्रोडक्ट बी कार्डिजन प्रोडक्ट ए के इक्वल टू हो सकता है, ये आप माइंड रखिएगा। अब आपको अगर ये चीज शो करनी है, मतलब देखनी है कि कैसे सर, तो आइए सर जरा समझाते हैं आपको। जैसे मैंने ए सेट कोई लिया 1,2 एंड आफ्टर दैट हमने बी सेट लिया 1,2, क्योंकि मैंने कंडीशन आपके सामने रखी है क्या, ए और बी सेट बोथ इक्वल होने चाहिए, बोथ इक्वल है। अब आइए अगर यहां से हम ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी करते हैं, ए कार्डिजन प्रोडक्ट बी यानी फर्स्ट एलिमेंट ए से एंड सेकेंड एलिमेंट बी से होना चाहिए, तो फर्स्ट ए से, तो 1 का बोलिए 1 से 1,1, आफ्टर दैट 1 का 2 से 1,2, नेक्स्ट 2 का सर 1 से 2,1, नेक्स्ट 2 का 2 से 2,2। इट इज द कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए कार्डिजन प्रोडक्ट बी, ये रिजल्ट है। अब सर आप चाहें कि बी कार्डिजन प्रोडक्ट ए आप करिए, तो सर बी कार्डिजन प्रोडक्ट ए का मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट बी से आएगा और सेकेंड एलिमेंट ए से आएगा, तो चलिए बी से ए की ओर चलते हैं, तो बी का फर्स्ट क्या है 1, अब 1 का पहले ए से कराइए, तो 1 का 1 से 1,1, नेक्स्ट 1 का 2 से 1,2, नेक्स्ट 1,2 हो गया। अब बी का सेकेंड एलिमेंट कौन है 2, 2 का 1 से 2,1 एंड 2,2। अब आप बोथ को देख लीजिएगा, ए कार्डिजन प्रोडक्ट बी और बी कार्डिजन प्रोडक्ट ए, बोथ क्या है, इक्वल है कि नहीं है, बोथ आपके इक्वल है। अब इक्वल है तो क्यों सर, क्योंकि ए और बी इक्वल है यहां पर, क्लियर है। अब एक बात और समझना कि देखिए ए कार्टिजन प्रोडक्ट, यहीं से यानी कंक्लूजन आप समझ लेना, थर्ड कंक्लूजन है कि ए कार्टिजन प्रोडक्ट जो बी है ना, वो आपका फाई हो सकता है। फाई जो होता है उसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय, यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अच्छा कब हो सकता है, तो ध्यान रखना ये कभी तब हो सकता है जब ए सेट में भी कोई एलिमेंट ना हो और बी सेट में भी कोई एलिमेंट ना हो, ये आप लोग माइंड में करना। तो ये रहा आपका दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कि सर गुणनफल कैसे क्या होगा। अब आप एक बात और समझिएगा यहां से कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन हो गया। जैसे आप आगे हम लोग अगर समझें कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है, ये तो बातें हमने अच्छे से समझी कि सर इसमें नेक्स्ट बात आपकी आती है, नेक्स्ट बात है कि कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या क्या होगी। कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या क्या होगी कि कितने कोई भी कितने एलिमेंट होंगे टोटल, ये बात अगर हम करते हैं तो देखिए अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल देकर बताया है कि जैसे अगेन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने कोई ए सेट आपको दिया, ए सेट है, हमने बोल दिया कि x, y है और बी सेट आपके पास है 1, 2, 3। देखिए वहीं पर मैं आपको ये बात बता सकता था कि आप नंबर वहीं से काउंट कर लेते हैं, लेकिन मैं अगेन इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो कार्तीय गुणन में तो एक बार हम लोग और अच्छे से समझ लें। जैसे कि हमने यहां पे बोला कि सर ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी आप कराइए। अब हम कराते हैं तो आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाए कि फर्स्ट एलिमेंट आपका ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी अगर हमने कहा तो फर्स्ट एलिमेंट आपका ए से आएगा और सेकेंड एलिमेंट कहां से आएगा, बी से। तो ए टू बी आपको चलना है। तो देखिए एक्स का 1 से कराइएगा, बोलो क्या आएगा, एक्स, 1, नेक्स्ट है एक्स का 2 से एक्स, 2, नेक्स्ट एक्स, 3, नेक्स्ट वाई का 1 से y, 1, y का 2 से y, 2 एंड नेक्स्ट y का 3 से y, 3, ये हो जाएगा। अब सर अगर इसमें बात आ जाए कि नंबर ऑफ
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये कितने लोग हैं, यहां पर कितने ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, कितने क्रमित युग्म आए हैं, तो अच्छा भाई काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी काउंट किया तो चलो काउंट में तो 6 आ गया। लेकिन ये बात नहीं है कि तत्वों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन करना पड़ेगा और उसके बाद में आप काउंट करें। नहीं सर, आप एक काम करिए, बस आपको ये वर्क करना है कि आप नंबर ऑफ ए काउंट कर लो। नंबर ऑफ ए में देखो कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है। बी में आप काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ बी काउंट कर लीजिए और कितने एलिमेंट्स है, 3। यदि आपको नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ अगर आपको यहां पर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपको अगर निकालना है तो देखो आप हमेशा याद रखना, बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए बोलो कितना आपके पास में है, 2 है, इंटू नंबर ऑफ बी कितना है, 3 एंड 3 2 जा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है कि अगर आपको कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या फाइंड आउट करनी है तो इजीली आप नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी काउंट करिए, बोथ का मल्टीपल कर दीजिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में उतने ही ऑर्डर्ड पेयर आपके आ जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करें कि जो है आगे समझना, जैसे दे रखा है प्रांत सह प्रांत परिसर, प्रांत सह प्रांत परिसर। अगर हम प्रांत सह प्रांत परिसर की बात करें, देखिएगा प्रांत सह प्रांत तथा परिसर क्या है, तो एक बात समझना कि जैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, प्रांत सह प्रांत परिसर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि प्रांत सह प्रांत परिसर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमने सॉल्व किया। देखिए सर अभी मैंने इस पर बातें की हैं, बार बार कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैसे किया जाए तो मतलब देख लीजिएगा। मैंने जैसे अभी कहा x, 1 x, 2 x, 3 y, 1 y, 2 एंड y, 3, ये मैंने अभी एक सेट आपको दिया था। अब अगर इसमें आपसे बोला जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में और प्रांत सह प्रांत परिसर बताना है, डोमेन कोडोमेन और रेंज बताना है, तो क्या करेंगे सर। देखिए डोमेन प्रांत जो होगा ना आपका, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका जो प्रथम यानी फर्स्ट एलिमेंट है, प्रथम अवयव, जो प्रथम अवयव आपका होगा वो आपका हमेशा प्रांत होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और जो परिसर की बात करें तो जो आपका द्वितीय अवयव होगा, द्वितीय अवयव सेकेंड एलिमेंट जो आपका होगा वो सेकेंड एलिमेंट आपका क्या होगा, परिसर होगा। और ये भी ध्यान रखना जो परिसर होगा वही आपका सह प्रांत होगा, जो परिसर होगा वही आपका सह प्रांत होगा। थोड़ा ध्यान देना, कुछ बातें यहां से कोई कंक्लूजन आपका निकलने वाला है। अब देखिए सर अगर हम यहां पर आपसे डोमेन की बात करते हैं कि सर डोमेन के बारे में आप बताइए, डोमेन यहां पे क्या है, तो मैंने क्या बोला कि जो फर्स्ट अवयव है टोटल उसी का कलेक्शन, उसी का कलेक्शन आपका डोमेन होगा। तो देखो इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट अवयव क्या है, x। अब अगेन फिर क्या आया, x। बट सर मैंने अभी बोला स्टार्टिंग में सेट में कभी रिपीटेड नहीं चलता है। 1 को 1 अगर राइट कर लिया, सेकेंड टाइम आप 1 राइट नहीं कर सकते हो, इट मींस आप अगेन x को राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है फिर x, नहीं राइट करने वाले, नेक्स्ट y, नेक्स्ट y, नेक्स्ट y, तो y अगेन राइट नहीं होगा, यानी आपका डोमेन इसमें क्या होगा, x, y। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला सर, इट मींस जो आपका फर्स्ट सेट है वो आपका फर्स्ट सेट ही आपका डोमेन है। और आप इस चीज को मैंने अभी एग्जांपल में आपको बोला था तो आपने देखा होगा कि जो ये था ये आपका सेट ए ही था, यानी जो सेट ए जो पहला सेट होगा वो आपका हमेशा डोमेन को बताएगा। अब अगर यहां से हम रेंज निकालते हैं कि रेंज बताइएगा, तो सर आपका यहां से रेंज क्या होगा, रेंज में देखेंगे तो बोलिए कौन आएगा, 1 सेकेंड अवयव जो होगा एलिमेंट होगा 1, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 3, नेक्स्ट 1
अब अगेन 1 तो राइट नहीं करने वाले, 2 नहीं राइट करना, 3 नहीं राइट करना। इट मींस आपको आपका रेंज क्या होगा 1, 2, 3। आप उस एग्जांपल को चेक कर लीजिए कि यही आपका सेट क्या था, बी था, यही सेट बी आपका था। यानी कि सर जो सेकेंड आपका सेट है ना वो आपका रेंज होता है। सेकेंड सेट आपका रेंज होगा, फर्स्ट सेट आपका डोमेन होगा। और मैंने क्या बोला कि रेंज जो है ना वही आपका कोडोमेन होगा, जो रेंज है वही आपका कोडोमेन होगा। यानी आपका जो कोडोमेन होगा, सह प्रांत होगा, वह आपका 1, 2, 3 होगा। तो ये बातें मैं श्योर हूं कि आपको समझ में आया होगा कि डोमेन रेंज क्या है। तो वो टोटली ऑर्डर्ड पेयर, सेट और आपके वो इन्हीं चीजों से बिलोंग कर रहे हैं, उनको आप लोग अच्छे से एक बार देखते चलिएगा। अब देखिए यहां पर एक बात और आई कि संबंधों की कुल संख्या क्या होगी। जैसे सर आपके पास में यहां पर संबंध आया। अच्छा एक बात और समझ लेना कि संबंध क्या होता, पहले मैं आपको संबंध बता दूं कि संबंध क्या है। तो संबंध के बारे में आप समझिएगा कि जो संबंध होता है ना, संबंध को हम राइट करते हैं आर से। कैसे राइट करेंगे, आर से। तो जो रिलेशन होता है उसे हम राइट करते हैं आर से, और जो आर होता है ना ये जो है आपका सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। यानी ए और बी की कार्तीय गुणन जो है आर जो होगा इसका उप समुच्चय होगा। फिर उप समुच्चय बोला, फर्स्ट ईयर की बातें फिर आ गई। देखिए उप समुच्चय क्या होता है, इसका मीन्स है कि जो आर के टोटल अवयव हैं वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में है। यानी इसके टोटल अवयव इसके अंदर हैं, तभी ये इसका उप समुच्चय होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लेना कि मैंने बोला कि ए कामा बी, ऐसे मैंने बोला ए इक्वल टू और बी इक्वल टू मैंने यहां पर आपको दिया ए कामा बी कामा सी। अब जैसे हमने बोला कि इसमें कौन किसका उप समुच्चय है, तो देखो क्या बी के टोटल जो एलिमेंट है अवयव है क्या ए में है, नो सर। बट ए के टोटल एलिमेंट बी के अंदर है ना, बी में ज्यादा है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके टोटल अवयव इसमें है, इसका मतलब ए जो है ना आपका सबसेट है किसका, बी का। ए बी का आपका सबसेट, मतलब ए जो है बी का सबसेट है, ए बी का उपसमुच्चय है। तो यहां पर भी ध्यान देना जो संबंध होता है ना, संबंध ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का उपसमुच्चय है, यानी इसके टोटल एलिमेंट इसके अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स है कि जैसे मैंने यहां पर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से बोला था, तो सर हम इसे आर भी राइट कर सकते हैं। यानी x, 1 x, 2 x, 3 जो भी मैंने राइट किया है, इसे हम चाहे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बोले और चाहे इसे हम आर भी कह सकते हैं। बात समझ में आया कि रिलेशन जो है वो सबसेट है ए और बी के कार्तीय गुणनफल का, यानी आर के टोटल एलिमेंट बी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में होंगे। तो देखो अगर यही आर है तो इसके टोटल एलिमेंट देखो इसके अंदर है। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए एक बात और आती है कि संबंधों की कुल संख्या क्या होगी। संबंधों की कुल संख्या क्या होगी, ये आपके एमसीक्यू में आता भी है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ भी जाते हैं, इनका भी बहुत ख्याल रखिएगा। देखिए मैंने अभी एक बात बोला था कि आपका ये सेट ए है। देखिए बहुत एग्जांपल यही पर आप लोग समझ लीजिएगा, बेहतर मेरे हिसाब से होगा। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ओके, अब अगर आपको संबंधों की कुल संख्या बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस, अगर टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस बताना है तो क्या करेंगे सर, तो ये बात हमेशा याद करना। जैसे यहां पर हमने यहां पर डोमेन आपको डोमेन या ए सेट रेंज सेट बी जो भी है, आप नंबर ऑफ ए काउंट करिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ए हमने काउंट किया, मान लिया कि हमने यम है। देखिए मैंने भी बोला कि चार संख्याएं जिसका मान बदलता रहता है, तो मैंने मान लिया कि एम है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। और नंबर ऑफ बी जो है, नंबर ऑफ बी अगर एन है, नंबर ऑफ बी क्या है, एन है। बी सेट में आपने काउंट किया, एन नंबर्स हैं।
तो अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है तो आप हमेशा याद रखना 2 का पावर m इंटू n, 2 का पावर m इंटू n। इट मीन्स अगर हम यहां से देखें, इसमें अगर देखा जाए कि टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो ए सेट में आप काउंट करिए तो 2 और बी सेट में आप काउंट करिए तो 3 है सर। और ये जो 2 है यही हमारा क्या है सर, ये m है, और जो 3 है ये हमारा क्या है, n है। अब अगर हम यहां पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालते हैं तो 2 का पावर m का वैल्यू 2 इंटू n का वैल्यू कितना है 3, तो 2 का पावर 6। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 2 का पावर 6 जो भी आपका आ जाए वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस ये आपके हो जाएंगे। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट आगे हम लोग समझते हैं, क्योंकि सर मुझे मेन टॉपिक पर पहुंच के चलना है जहां से आपके क्वेश्चन होने को है, लेकिन बातों को समझ करके चलना है, ऐसा नहीं कि हम खिंचाई कर देंगे। अब देखिए अगेन आपके सामने आ गया व्युत्क्रम संबंध। अब व्युत्क्रम संबंध क्या है, क्या होता है व्युत्क्रम संबंध? तो देखिए अभी मैंने बोला आपसे कि संबंध जो है, संबंध को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, आर से। किससे डिनोट करेंगे? देखिए हर बातें रिपीटेड आ रही, उसका आप लोग बोरिंग फील मत करना, क्योंकि बातें रिपीटेड होंगी तभी ये चीजें माइंड में चढ़ने वाली हैं। और प्रॉब्लम यही है सर कि हम इस चैप्टर को इतना नॉर्मली समझ लेते हैं, उठा लेते हैं, इसीलिए तो इसमें प्रॉब्लम होता है। तो देखिए अगर व्युत्क्रम संबंध आपसे बोला जाए कि व्युत्क्रम संबंध क्या है, तो रिलेशन का मतलब मैंने बोला है आपसे कि रिलेशन का मीन्स है, हम इसे डिनोट किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ओके, आर से डिनोट करते हैं। अब संबंध है क्या, तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू, आपका रिजल्ट निकल के आया था x कामा 1, x कामा 2, x कामा 3, y कामा 1, y कामा 2 एंड y कामा 3। देखिए एक एग्जांपल से हम लोग वर्क किए ले रहे हैं, बाकी बातें समझते चलते हैं। तो ये आपको दे रखा है। अब यहां पर जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है ना, हमने कहा इसी को हम आर कह सकते हैं, क्योंकि आर जो है सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। अब अगर हम इसका इनवर्स निकालना चाहें, व्युत्क्रम निकालना चाहें, तो व्युत्क्रम क्या है, जैसे आर है तो हमें आर इनवर्स फाइंड आउट करना है, आर इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आर इनवर्स का मीन्स क्या हुआ कि आर इनवर्स का मीन्स है कि जो इसका प्रथम घटक है वो द्वितीय घटक हो जाएगा, और जो द्वितीय घटक है वो इसका प्रथम घटक हो जाएगा। इट मीन्स जैसे x कामा 1 है तो ये आपका क्या होगा 1 कामा x, नेक्स्ट आपका क्या होगा 2 कामा x, नेक्स्ट आपका क्या होगा 3 कामा x, नेक्स्ट आपका y कामा 1, सॉरी ये 1 कामा y, 1 कामा y, नेक्स्ट 2 कामा y और नेक्स्ट 3 कामा y, ये आपका हो जाएगा। यानी कि आर इनवर्स अगर मैंने बोला, व्युत्क्रम बोला, तो आपको घटक जो है चेंज कर देने हैं कि जो भी उसके घटक है, प्रथम घटक द्वितीय एंड द्वितीय जो है वो प्रथम हो जाएगा। अच्छा माइंड ये भी अब करना है कि यहां से अगर हम आर इनवर्स का इनवर्स यहां से फाइंड आउट करें, यानी कि जो संबंध है उसके व्युत्क्रम का व्युत्क्रम निकालें, तो आपको माइंड नहीं करना, चाहे वो जितनी बार करना हो। व्युत्क्रम अगर बोला जाए तो आप बस इतना सा समझना कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को आपका उनको जो सिचुएशन है उसे चेंज करना है। तो देखिए अब अगर आर इनवर्स का इनवर्स निकाल लो तो इसका इनवर्स ना तो आप चेंज कर दीजिए, क्या आएगा सर x कामा 1, 2 कामा x, सॉरी x कामा 2, नेक्स्ट x कामा 3, नेक्स्ट y कामा 1, नेक्स्ट y कामा 2, नेक्स्ट y कामा 3। यानी आप यहां से एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। क्या, किस कंक्लूजन पर पहुंचे, यहां पर राइट है, आप ध्यान देना x कामा 2 राइट है। यहां पर आप एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि वो कंक्लूजन आपका क्या है कि जो आर इनवर्स का इनवर्स अगर आपने फाइंड आउट किया, आर इनवर्स का इनवर्स आपने फाइंड आउट किया, तो वो सर आपका आर ही है, वो केवल आपका आर है। यानी इवन टाइम्स अगर सम बार आपने ऐसा किया तो आप ध्यान देना कि वो जो है आपका क्वेश्चन ही है। तो देखो ये क्वेश्चन और आप आर इनवर्स का आर और
आर इनवर्स का इनवर्स आपने फाइंड आउट किया, देखिए सेम है कि नहीं है, बिल्कुल आपको सेम मिलने वाला। अच्छा एक बात और समझना यहां से कि जैसे कभी भी आपसे कोई कह दे कि आर इनवर्स है, आर इनवर्स कोई भी सिचुएशंस आ जाए कि आर इनवर्स का आप जो है डोमेन बताइए, आर इनवर्स का डोमेन बताइए। तो आर इनवर्स में डोमेन मैंने कहा, तो डोमेन का मतलब मैंने क्या बोला कि जो फर्स्ट अवयव होगा, प्रथम अवयव होगा, वही आपका क्या होगा, डोमेन होगा, उसका कलेक्शन। तो देखिए आर इनवर्स का अगर डोमेन देखेंगे तो बोलो कौन आएगा, 1, आफ्टर दैट कौन, 2, 3, अब 1, 2, 3, तो वो तो हम लोग उसको राइट करने वाले हैं नहीं, उसे तो हम राइट करेंगे नहीं। तो आर इनवर्स का जो डोमेन होगा वो 1, 2, 3 होगा। बट अगर आर का आप रेंज देखिए तो आर का रेंज आपका क्या होगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 अगेन तो राइट करेंगे नहीं। यानी यहां से आपको निकल करके क्या रहा है, आर इनवर्स का डोमेन का मीन्स है सर आर का रेंज आपने निकाला है, आर का रेंज आपने फाइंड आउट किया है। तो आर का जो रेंज होगा वो आर इनवर्स का डोमेन होगा, और आर इनवर्स का अगर हम यहां से आर इनवर्स का रेंज निकालते हैं कि आर इनवर्स का रेंज क्या होगा, तो वो आप हमेशा समझना आर का क्या होगा, डोमेन होगा। आर का डोमेन जो होगा वो आपका आर इनवर्स का क्या आ जाएगा, रेंज हो जाएगा। आई होप आपको व्युत्क्रम संबंध भी समझ में आया होगा। तो ये आर व्युत्क्रम संबंध के बारे में बात थी। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि नेक्स्ट बात आगे समझते हैं जल्दी से थोड़ा सा, क्योंकि मेन बात पर पहुंचना है। अब आ गए हम लोग, यहीं से आपकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जहां से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं और यहीं से सभी को प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। लेकिन आपको नहीं होगा अगर आपने पूरी बातें अच्छे से समझी होंगी। अब अगर हम यहां पर द्विआधारी संबंध हुआ उसके प्रकार देखते हैं, बाइनरी रिलेशंस एंड इट्स टाइप। तो इसमें देखिए सबसे पहला आपका रिलेशन आता है स्वातुल्य संबंध। आपको यहां पर थोड़ा फार्मूले पर बड़ा ध्यान देना होगा। स्वातुल्य संबंध क्या है, तो स्वातुल्य संबंध का मीन्स होता है, पहले हम आपको इसका सिचुएशन राइट कर देते हैं, x, x बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। अब आप इसको समझना अच्छे से, जैसे कि कोई सेट है, उस सेट को मैंने नाम दे दिया कि ए सेट है, ठीक है। अब यक्स कामा यक्स, तो आपके माइंड में आ गया यक्स क्या है। देखो एक बात समझ लेना, एक्स कामा यक्स, तो ये आपका तो क्या है, क्रमित युग्म है। इसी के बारे में हम लोग अभी तक बात करते चले आए हैं। तो यक्स कामा यक्स आपका क्रमित युग्म है। अब इसमें लिखा है यक्स कामा यक्स, तो यक्स क्या है, तो यक्स का मीन्स हमने अभी कहा कि एक चर संख्या है, वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि स्वातुल्य में जो भी वैल्यू हो, एक्स की कोई भी वैल्यू हो, वो दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए। एक्स कामा एक्स सेम होनी चाहिए, और वो कहां पे होना चाहिए, आर में। और आर का मीन्स हमने बोला कि दो सेट हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आर है, वो आर में होना चाहिए। फॉर ऑल, सब के सब, सभी के सभी, जो ये होना, वो सभी के सभी जो यक्स हैं, जो यहां वैल्यू है, वो सेट ए में होना चाहिए, तभी उसे हम स्वातुल्य संबंध बोलेंगे। जैसे कि आप समझना एग्जांपल, मैंने कोई सेट आपको ए दिया, 1, 2, 1, 2, 3। अब हमने कहा, मैंने आपको ऑप्शन में दे रहा हूं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि स्वातुल्य संबंध का एग्जांपल बताइएगा। मैंने कहा 1, 1, 2, 2, और सेकेंड एग्जांपल आपको मैंने दिया कि 1, 1, 2, 2 एंड नेक्स्ट 3, 3। देखो ध्यान से समझते चलना, मैंने कहा सेम होना चाहिए, जो क्रमित युग्म है वो बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए। तो देखो आप इसमें ऑप्शन में देखिएगा, दोनों सेम है, 1, 1, 2, 2 सेम। यहां पर भी 1, 1, 2, 2, 3, 3 सेम। तो देखो सेम है, अच्छा लगा, बिल्कुल सही है कि सेम है। बट हमने क्या बोला कि जो एक्स है भाई कंपेयर करके देख लो इससे, दोनों सेम है, तो यहां पर एक्स की वैल्यू आपकी कौन है, 1। इसमें कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू कौन है, 2, ठीक है। तो एक्स जो है ना वो टोटल ए में होना चाहिए, क्योंकि फॉर ऑल लगा है। तो देखिए यहां पर 1 है, इसमें 1, 1 है, तो 1 देखो सेट ए में है कि नहीं है, बिल्कुल है।
तो सेट ए में है, बिल्कुल है। लेकिन आप ध्यान देना सभी के सभी जो है ए वाले होने चाहिए। क्या 3 जो है यहां पर है? नहीं, तो ये स्वातुल्य रिलेशन आपका यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता। अब अगर इसकी बात करते हैं तो देखो सभी के सभी क्या है? सेम है, जो कि होना चाहिए और आर में होना चाहिए। यही सर हमारा आर है, आर में है, आर में होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, है सेम। फाराल सब के सब जो यक्स है मींस जो वैल्यू है, यहां पे यक्स आपका 1 है, यहां पे यक्स आपका 2 है, यहां पर यक्स आपका 3 है, वो सब के सब यहां पे 1 2 3 वो ए में होने चाहिए। तो देखिएगा ए में 1 2 3 है कि नहीं है? है। और 1 2 3 1 है तो 1 कामा 1 है, 2 है 2 कामा 2 है, 3 है 3 कामा 3 मींस सेम होने चाहिए और ऑर्डर्ड पेयर उनका बनना चाहिए। तो यहां पर इसका मीन्स होता है कि ए जो है ए से ही परिभाषित है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ही है, ये मतलब आपका निकल के आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो यहां पर ये आपका स्वातुल्य संबंध हो जाएगा। तो स्वातुल्य संबंध के लिए मैंने सिचुएशन बताई, आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वातुल्य के बाद आपका आता है नेक्स्ट सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बात आएगी? तो सिमेट्रिक रिलेशन में ध्यान देना, जैसे कि मैंने अभी बोला कि चर संख्या जिसका मान बदलता रहता है, कोई भी मान लिया, मैथ है सर, मैंने कहा x कामा y बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट y कामा x बिलोंग्स टू r, और जो x है y है वो सेट में होना चाहिए। देखिए इसका मतलब समझना कि कोई सेट आपके पास A है x कामा y बोला गया, तो x कामा y मतलब कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यूज हैं आपकी, तो x कामा y कोई भी वैल्यू है, अलग अलग है, लेकिन ये बात ध्यान रखना अलग अलग है। तो जो अलग अलग वैल्यू है वो R में होनी चाहिए, और जो वैल्यू है ना उसका जस्ट अपोजिट, जैसे x कामा y है तो उसका जस्ट अपोजिट y कामा x भी R में होना चाहिए, तभी हम ध्यान रखना बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। और ये भी ध्यान रखना है कि x जो y है ना वो सेट A के ही होने चाहिए। जैसे आप समझना, फॉर एग्जांपल मैंने A इक्वल टू आपको कोई सेट दिया A B C, और आपके रिलेशंस में दे रहा हूं, आपको पहचानना है कि कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे मैंने बोला A कामा B, C कामा D, D कामा C, और ये आपको मैंने दे दिया। नेक्स्ट आपके पास R इक्वल टू है B कामा C और C कामा B, C कामा B। अब आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक रिलेशन इसमें कौन सा है। तो सिमेट्रिक रिलेशन समझना, जैसे यहां पर देखो पहले वाले में मैंने कहा कि x कामा y है तो y कामा x भी होना चाहिए। तो देखो ध्यान देना, जस्ट अपोजिट, यहां पर c कामा d है, d कामा c भी है, लेकिन मैंने क्या बोला, जो x y हो ना वो सेट A में होने चाहिए, यानी सेट A वाला ही होना चाहिए। अब यहां पे C कामा D है, D कामा C जस्ट अपोजिट है, ठीक है, लेकिन D के बारे में आप समझिए, क्या D इसमें है? नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन इसमें आप देखिएगा B कामा C अलग अलग वैल्यू है, ये आपका x है, ये आपका क्या है y, अलग अलग है। अगर देखो B कामा C है तो C कामा B है, यानी C को हमने y बोला तो ये y है, और B को हमने x बोला तो ये x है। देखो x कामा अगर y है तो y कामा x भी रिलेशन में है, y कामा x भी रिलेशन में है, इसका मतलब है कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। और जो भी इसमें वैल्यू है x और y की, जो भी वैल्यू है, x की वैल्यू आपकी b है और y का वैल्यू आपका c है, ये देखिएगा सेट A में होना चाहिए, सेट A में है। बात समझ पा रहे हैं कि सेट A में आपको वो दे रखा है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन के बाद लास्ट आपका आता है संक्रमक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन। कि ट्रांसिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांसिटिव रिलेशन के बारे में अगर बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना होगा ट्रांसिटिव रिलेशन के बारे में, कि ट्रांसिटिव रिलेशन जैसे इसका कंडीशन है
कि x कामा y बिलोंग्स टू r कामा y कामा z belongs to r, this implies that x comma z belongs to r and x comma y comma z belongs to set a। अगेन आप बातों को अच्छे से समझना कि x y z एक अक्षर संख्याएं हैं, वैल्यू इनका चेंज हो सकता है। अब यहां पे ध्यान देना, यानी करा अलग अलग नंबर हो, आर में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है y कामा जेड आर में हो, मतलब ध्यान देना पहले वाले आर्डर्ड पेयर का जो लास्ट है दूसरे वाले आर्डर्ड पेयर का वो पहला जरूर होना चाहिए। दूसरे वाले आर्डर्ड पेयर में जो दूसरा अवयव है वो अलग होना चाहिए, लेकिन पहले का दूसरा और दूसरे का पहला एकदम सेम होना चाहिए। और उसे हम कब बोलेंगे कि वो ट्रांसिटिव रिलेशन है, जब x कामा जेड भी आर में हो, यानी x कामा वाई आर में हो, y कामा जेड आर में हो, फर्क ना पड़ता। लेकिन अगर x कामा जेड ये अगर आर में है और ये x y z सेट ए के अवयव हैं, तब जाके हम बोलेंगे कि ये ट्रांसिटिव रिलेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझना, जैसे मैंने कोई सेट आपको दिया a इक्वल टू है 1, अभी मैं एग्जांपल आपके लिए आगे सेटअप है 1 कामा 2 कामा 3 मैंने कहा। अब अगर मैं इसको आपके सामने रिलेशन दे रहा हूं, जैसे हमने बोला 1 कामा 2, 2 कामा 3, 2 कामा 3 और उसके बाद 3 कामा 1। नेक्स्ट आपके पास रिलेशन है 1 कामा 2, 2 कामा 3 और 1 कामा 3। अब देखना मुझे कि कौन सा इसमें ट्रांसिटिव रिलेशन है। देखिएगा यहां पे ध्यान देना, मैंने कहा नंबर अलग अलग होने चाहिए। देखिए नंबर 1 कामा 2 अलग अलग है, फिर जो लास्ट हो वो दूसरे का पहला होना चाहिए। देखिए आपका 2 पहला मिल भी रहा है, लेकिन वो कब ट्रांसिटिव रिलेशन होगा, जब पहले का पहला और दूसरे का लास्ट उसी रिलेशन में होगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसिटिव रिलेशन है। यानी कि 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, तो बोलो इसके अकॉर्डिंग कौन होना चाहिए, 1 कामा 3 भी इसमें होना चाहिए। क्या है, बोलेंगे हाँ 3 कामा 1 है, लेकिन मैंने बोला है कि 1 कामा 3 कभी 3 कामा 1 नहीं हो सकता, तो सर ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। अब यहां पे देखो 1 कामा 2 है, अलग अलग नंबर है, जो पहले का लास्ट है वो दूसरे का पहला है, मिल रहा है, अच्छी बात है। अब क्या होना चाहिए, पहले का पहला और दूसरे का दूसरा भी उसी में अगर है, तब हम बोलेंगे वो ट्रांसिटिव रिलेशन है। देख लीजिए 1 कामा 3, 1 कामा 3 है कि नहीं है, और ये भी चेक करना है कि जो भाई ये आपका x है ये y हो गया, ये y है ये z हो गया। अब ये 1 कामा 3, तो 1 को मैंने x बोला है और 3 को मैंने z बोला है। देखिए पूरी सिचुएशंस आपकी फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। x कामा y r में है, y कामा z r में है और x कामा z भी r में है। लेकिन एक बात कि x y z a में होना चाहिए, तो देखो x कौन है 1, y कौन है 2, z कौन है 3, 1 2 3 बोलो a में है कि नहीं है सर। इसका मतलब ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन, ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आई। अब बात समझना, अगर आपने स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध अच्छे से आपने समझ लिया, तो फिर बात आपका आ जाता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है सर, तो तुल्यता के लिए देखिए बोर मत होना, थोड़ा ध्यान से समझना, और यही लास्ट बात है। और इसके बाद मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके क्वेश्चन जितने भी होंगे इजीली वे में सॉल्व हो जाएंगे, अगर इन बातों को आपने अच्छे से समझा है तो। देखिए तुल्यता संबंध क्या है, तुल्यता संबंध कुछ नहीं कि कभी भी कोई इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसको बोलेंगे, तो इक्विवेलेंस रिलेशंस का मीन्स है कि कोई भी अगर रिलेशन है, कोई भी संबंध है, अगर वो आपका स्वातुल्य है, सम्मित है और संक्रमक है, स्वातुल्य है, सम्मित है और क्या है, संक्रमक है, तो आप ये समझ लेना
कि वो आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। स्वातुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रमक भी होना चाहिए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। आई होप बातें आपने समझी होंगी। अब आगे आप समझना, नेक्स्ट एंड लास्ट बात है कि आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर ये एग्जाम्पल आपके अच्छे से समझ में आ गया तो आप बातें जो है अच्छे से समझ पाओगे। देखिए क्वेश्चन है कि समुच्चय आपके पास 1 2 3 4 है, कोई भी समुच्चय है, मैंने ए नाम दे दिया। संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है, ये आपका रिलेशन दे रखा है। अब ये आपका स्वातुल्य है तथा सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं, स्वातुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं, सम्मित तथा संक्रमक है किंतु स्वातुल्य नहीं, एक तुल्यता संबंध है। देखिए क्रैक करने का पहले आप तरीका एक समझ लेना कि मैंने जो भी चीजें आपको बोली हैं वो रिलेशन आपको एकदम बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए। स्वातुल्य के लिए सर x कामा x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। सम्मित के लिए बोला x कामा y बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट y कामा x भी r में बिलोंग करना चाहिए, और x कामा y के बारे में बोला कि वो सेट A में होना चाहिए। और उसके बाद में स्वातुल्य, सम्मित और संक्रमक के बारे में हमने बोला x कामा y r में हो, y कामा z r में हो, और दिस इंप्लाइज दैट x कामा z भी r में होना चाहिए। अगर देखो ध्यान देना, क्रैक करना बहुत बड़ी चीज है। अब आप एक बात समझना, क्या ये स्वातुल्य, सम्मित, संक्रमक तीनों हैं? अच्छा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 है, तो स्वातुल्य के लिए मतलब क्या है, सेम होना चाहिए और सबके सब एक ही जरूर होने चाहिए। यहाँ पे 1 है, 1 कामा 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। 2 है, 2 कामा 2 है, सही है। 3 है, 3 कामा 3 है, सही है। 4 है, 4 कामा 4 है। यानी एक बात आप समझ लेना कि स्वातुल्य तो है सर, ये स्वातुल्य है क्योंकि जितने भी इसके एलिमेंट है सेम आपको इसमें दिख रहे हैं, रिलेशन में आर में होने चाहिए। नेक्स्ट है कि हम स्वातुल्य है सम्मित के बारे में देखें कि x कामा अगर y है तो y कामा x जस्ट उल्टा होना चाहिए। देखो अच्छा 1, अच्छा ये माइंड मत करना कि 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 का उल्टा 1 कामा 1 है, नहीं, वो चीजें नहीं चलने वाली। 1 कामा 2 है, देखो कहीं 2 कामा 1 है, नहीं दिख रहा सर, ठीक है। आइए फिर देखते हैं 1 कामा 3 है, कहीं पर 3 कामा यहां पर देखिए 3 कामा 3 है, सॉरी 1 कामा 3 है, 3 कामा 1 है, नहीं। सेम वालों पर विचार मत करना, 3 कामा 2 है, कहीं 2 कामा 3 है, नहीं। यानी एक बात तो समझ में आ गया, स्वातुल्य है बट बच्चा सम्मित नहीं है, ये सम्मित तो नहीं है। यानी एक बात आपके माइंड में आ जाना चाहिए, देख लो अपने आप क्रैक हो चुका है आपका ऑप्शन कि स्वातुल्य है सम्मित नहीं है। आगे चेक करने की क्या आवश्यकता है यार, अगर सम्मित नहीं है तो क्या ये तुल्यता संबंध हो सकता है? कभी नहीं। स्वातुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है, तब जाके वो तुल्यता होगा, तो तुल्यता तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद देखिए स्वातुल्य तो है ना, तो भैया कह रहा है स्वातुल्य नहीं, तो बिल्कुल गलत, ठीक है। अब आपको ऐसे ही पॉइंट पकड़ना, स्वातुल्य देखो है और सम्मित नहीं, तो स्वातुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं, तो देखो सम्मित नहीं है, आपको पॉइंट यहां से मिल चुका है, यानी कि सर और अब यहां पर सम्मित है तो सम्मित तो नहीं है ना, तो ये तो फिर पहला भी गलत, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आपका ये संक्रमक भी संबंध है। कैसे संक्रमक संबंध के लिए मैंने क्या बोला था कि x कामा y अगर r में है तो जो इसका लास्ट इसका पहला होना चाहिए y कामा z r में हो, और x कामा z अगर r में आपको मिल गया तो समझ जाना कि वो संक्रमक संबंध है। जैसे इस पर आप किसी को चेक कर लीजिए, आइए हम किसी को देख लेते हैं कि जैसे यहां पर 1 कोई भी है, आप इसमें टॉपिक चेक करके देखो कि कौन सा है। बाकी तो मैंने बोला कि यहां से ऑप्शन से ही क्रैक हो गया, और अगर ऑप्शन से ही क्रैक हो गया तो मतलब ही नहीं कि हम आगे इसको चेक करें, और कोई भी मतलब इंटेंस मतलब ये मीन्स हो ही नहीं सकता कि हम इसको चेक करें, बाकी हो चुका है। चलिए मैं आगे इस पर टॉपिक पर और भी बात करूंगा। तो यहां पर ये स्वातुल्य तथा संक्रमक है, लेकिन ये मतलब यहां पर आपका क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा, ये यहां से आपने इसको चेक किया है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन क्रैक करने का तरीका है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए
धन्यवाद, नमस्कार। और आप लोग अच्छे से ध्यान देते चलिए। आई होप, मैं विश्वास ये भी दिलाता हूँ कि आपके क्वेश्चन सभी आगे के इजिली सॉल्व हो गए। ओके, थैंक यू।